आज हम जो है आपसे उत्तर पूर्वी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर पूर्वी प्रदेश का कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तार है। अब आप जब मैप में देखेंगे तो आप क्या करिएगा, ये जो आपके पास मैप नहीं है ना, तो आपके पास अगर मैप नहीं है तो आप हमारा मैप ले लीजिएगा और इसमें देखिए, ठीक है ना। और जैसे हम आप बोलेंगे वहाँ पे आप देखिएगा उत्तर पूर्वी प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले आप जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश खोलिए कि उत्तर पूर्वी प्रदेश पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 खोलिए और पेज नंबर 8 के बाद 9, 10 आप जो है पेज नंबर 10 खोलिए। इसके बाद पेज नंबर 8, 9, 10 इसके बाद 10 खोलिए और वहां पे आपको जो है ऐसे आकृति आपको दिखाई देती होगी, ठीक है ना। ऐसे जो आकृति दिखाई देती है ये आकृति आपकी कहलाती है उत्तर पूर्वी प्रदेश। अब इसमें हमें ये जानना है कि इस वक्त उत्तर पूर्वी प्रदेश का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हम जानते हैं कि ये जो आपको उत्तर पश्चिमी वाला इलाका जो आप मैप में देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर का है और उत्तर पूर्व का जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। अब इसके बाद हम बात तो हमें समझ में ये आ गया कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर पूर्वी प्रदेश का विस्तार है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किसका विस्तार है, उत्तर पूर्वी प्रदेश का विस्तार है। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि ये किस पर्वत से लेकर किस पर्वत तक विस्तार है इसका। तो आप जानते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में पर्वत पाया जाता है नंगा पर्वत और हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत। अब ये नामचा बरवा पर्वत तो हम कह सकते हैं नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक उत्तर पूर्वी प्रदेश का विस्तार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जो ये जम्मू कश्मीर में है इसमें सबसे बड़ी जो अफवाह तंत्र है उसका नाम क्या है, सिंधु अफवाह तंत्र है। और यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र है, यानी उत्तर पूर्वी प्रदेश का सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। अब इसके बाद हम बात ये करेंगे कि जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है इसकी ऊंचाई कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। तो जब आप उत्तर पर्वतीय राज्य की तरफ आप बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे ही आप जो है उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़िए इसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन ऊंचाई तो कम होती है चौड़ाई अधिक होती है। यहाँ पे चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई अधिक होती है, यही अंतर है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो पश्चिम में है, पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 400 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अगर बात करेंगे तो कितना है, 400 किलोमीटर और पूरब में चौड़ाई कितनी है, 120 किलोमीटर है। पूरब में कितनी है, 120 किलोमीटर है। तो फिर देख लीजिए जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश की जो चौड़ाई वो कितनी है, 400 किलोमीटर और पूरब में कितनी है, 120 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। ये देखिए ये आंकड़ा जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम देखेंगे कि 70 अंश पूर्वी देशांतर, 70 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, 87 अंश पूर्वी देशांतर। ये 87 अंश पूर्वी देशांतर के पास हिमालय की तीनों श्रेणियां आके मिल जाती हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां कौन सी हैं, एक महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। ये तीनों हिमालय की श्रेणियां कहाँ पे आके मिलती हैं, 70 अंश पूर्वी देशांतर के पास। अब ये 70 अंश पूर्वी देशांतर है कहाँ, जानना तो ये पड़ेगा। तो आप मैप में देख लीजिएगा जो 70 अंश पूर्वी देशांतर है ये आपका सिक्किम में मिलेगा। 87 अंश पूर्वी देशांतर है ये कहाँ मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा।
तो सिक्किम में हिमालय की तीनों श्रेणियां आके मिल जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसकी तीनों श्रेणियां किस राज्य में आके मिलती हैं? किस राज्य में आके मिलती हैं? सिक्किम में। पूछा जाएगा किस देशांतर के पास मिलती हैं, तो 87 पूर्वी देशांतर के पास मिलती हैं। अब इसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है आपकी 6000 मीटर। हिमालय में अगर हम हिम रेखा देखेंगे तो उस हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे आंकड़े जो बता रहे हैं सर, ये दिमाग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, ये आपके अंदर है। तो एक चीज और आप कंफर्म कर लीजिए, अगर आप ये इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एक बार आप रिवीजन करिए, दूसरी बार आप रिवीजन करिए, तीसरी बार आप मैप देखिए, भूलेंगे ही नहीं कि हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 6000 मीटर। यानी ये जो है केवल और केवल हिम रेखा की बात कर रहा है, ठीक है ना। हिम रेखा का मतलब जो बर्फ से ढके हुए हैं उनकी बात कर रहा। अगर हम औसत ऊंचाई ओवरऑल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी आपके दर्रे हैं, चाहे आपके रोहतांग दर्रे हो, सिरकिला दर्रा हो, ठीक है ना, नाथुला दर्रा हो, बनिहाल दर्रा हो, माना लिपुलेख दर्रा हो, नीति दर्रा हो, ये सारे दर्रे आपको कहाँ मिलेंगे, हिमालय के क्षेत्र में मिलेंगे। चाहे आप महान हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय की बात करें, शिवालिक हिमालय की बात करें, यानी जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें दर्रे आपको मिलेंगे। इसके बाद जो भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं भारत में घटित होती हैं, ये हिमालय के क्षेत्र में ही घटित होती हैं, ठीक है ना। अब हिमालय के क्षेत्र में घटित क्यों होती हैं? क्योंकि जो हिमालय है वो किसका भाग है, अपनी उत्पत्ति से पहले किसका भाग था, टेथिस सागर का भाग था। किसका भाग था, टेथिस सागर का भाग था। अब यहीं पे आप देखेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति कब होती है, जब दो विपरीत प्लेटें आपस में टकराती हैं। जब दो विपरीत प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उसमें कुछ न कुछ अपर्दन होगा, तो वहां से ज्वालामुखी निकलेगी, तो लावा भी निकलेगा, तो उसके फलस्वरूप आपका विखंडन भी होता है। और जब विखंडन होता है तो वहां से शुरुआत किसकी होती है, हिमालय की होती है। अब यहाँ पे जानने की हम ये कोशिश करते हैं कि जो हिमालय है, ये हिमालय को आपने 3 पार्टों में बांटा है। एक आपने बताया महान हिमालय, एक मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और शिवालिक हिमालय क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो महान हिमालय है इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। महान हिमालय को आप बृहत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अब यहाँ पे देखिए, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से क्यों जानते हैं। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा जाता है कि महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो महान हिमालय में हिम रेखा होती है वो हमेशा बर्फ से ढकी होती है, और जब हमेशा वो बर्फ से ढकी हुई है तो उसे किसके नाम से जाना जाएगा, हिमाद्री के नाम से। अगर यही महान हिमालय की हिम रेखा बर्फ से नहीं ढकी होती, इसे हम हिमाद्री के नाम से नहीं जानते, ठीक है ना। बर्फ से ढकी है महान हिमालय की हिम रेखा, इसलिए हम इसे किसके नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है। कितनी है, 6100 मीटर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है औसत ऊंचाई, लेकिन महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, भैया यहाँ पे आपने 6000 बताया और भैया यही आप बता रहे 6100 मीटर, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें जो अक्साई वाला चीन वाला क्षेत्र है, अक्साई चीन का क्षेत्र, वो भी इसमें सम्मिलित है। महान हिमालय को अगर आप मैप में देखेंगे
जो मैप वाला क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे अक्साई चीन और पाकिस्तान का भी क्षेत्र सम्मिलित है। महान हिमालय में देखिए अक्साई चीन और पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है वो 6100 मीटर हो गई है। ठीक है ना। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई, 2500 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो महान हिमालय इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, महान हिमालय 6100 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। अब इसके बाद अगर हम विस्तार की बात करेंगे, महान हिमालय कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। अब इसमें जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो आप मैप में देखिएगा सीरियल वाइज उत्तर पश्चिम से हम देखेंगे, उत्तर पश्चिम से देखेंगे और कहां पे जाएंगे, उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे। यानी आप जम्मू कश्मीर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर में देखना है कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आप मैप में देखिएगा एक आपकी मिलती है नंगा पर्वत और नंगा पर्वत के बाद आपका मिलता है कामेट पर्वत और कामेट पर्वत के बाद आपका मिलता है नंदा देवी, फिर नंदा देवी के बाद मिलता है धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है और नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। समझ गए ना। अब इसके बाद हमें जो है जानना ये है कि मध्य हिमालय कहाँ है, तो जहां महान हिमालय लिखा है उसी के नीचे आप देखेंगे मैप में, तो महान हिमालय के समानांतर यानी उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। मैप कहाँ है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसकी ऊंचाई जो है 1800 से लेकर 3000 के बीच मीटर के बीच मिलती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि मध्य हिमालय का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। अब इसमें मध्य हिमालय में आपकी प्रमुख श्रेणी आपकी कौन सी आती है, एक पीर पंजाल आता है, एक धौलाधर आता है और एक महाभारत की श्रेणियां। महाभारत की श्रेणी पूछा जाता है ना कि महाभारत की जो श्रेणी है वो किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो दे देते हैं पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय। तो किसमें आता है, मध्य हिमालय आता है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना। तो महाभारत की श्रेणियां किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें देखेंगे जो मध्य हिमालय है इसके ऊपरी भाग पे चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। पूछा जाता है ना चीड़ और देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, मध्य हिमालय के ऊपरी भाग में चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कोड़धारी वन भी पाए जाते हैं। कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे शीत वाला क्षेत्र होता है वहीं पे आपके पाए जाते हैं। जैसे आप ऊपर ध्रुव की तरफ बढ़िए ना, तो जब उस इलाके की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे शंख कोड़धारी वन भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जो है लिख लीजिए पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। लिखिए हेडिंग डालिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश। हो गया ना। देखिए विकास क्रम के आधार पर यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। इसे हम हिमालय क्षेत्र, हिमालय प्रदेश भी कहते हैं
यह एक नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। बारवा पर्वत तक, बारवा, हाँ, बारवा होता है। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। चौबीस सौ किलोमीटर है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, पूरब में 120 किलोमीटर है। पूरब में 120 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। सत्तासी अंश पूर्वी देशांतर के पास, 87 अंश पूर्वी देशांतर के पास ब्रैकेट में लिखिएगा सिक्किम, सिक्किम ब्रैकेट बंद। हिमालय की तीनों श्रेणियां आपस में मिल जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4500 मीटर है। रेखा की ऊंचाई 4500 मीटर है। विश्व की अधिकांश चोटियां दर्रे हिमालय में स्थित हैं। सर अधिकांश दर्रे चोटियां दर्रे हिमालय में स्थित हैं। ठीक है। अब लिए भौगोलिक आधार पर हिमालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। हेडिंग है भौगोलिक आधार पर हिमालय को
3 वर्गों में बांटा गया है। पहला लिखिए महान हिमालय, दूसरा पहला महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। अब हम महान हिमालय के अंतर्गत लिखेंगे, तो आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी महान हिमालय। लिखिए महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर है। आगे वही बोले हैं 6100 के बाद 6100 मीटर लंबाई 2500 किलोमीटर है। पच्चीस 2500 किलोमीटर है लंबाई भाई। एक तो देखो ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई को मीटर में, हाँ ऊंचाई को मीटर में बताए हैं और लंबाई को किलोमीटर। तो लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा 12वां पर्वत तक है। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां निम्न हैं। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां निम्न हैं। लिखिए नंगा पर्वत उत्तर से पश्चिम जा रहे हैं, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक। तो नंगा पर्वत, फिर नीचे आ जाएगा कामेट। सर लिखना है इसे? हाँ लिखना है। नंगा पर्वत, फिर नीचे कामेट। कामेट, हाँ कामेट, कामेट है। फिर उसके बाद नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट,
कंचनजंगा, अंत में क्या आएगा? हाँ, अगला हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। यही कठिन चैप्टर था और इसके बाद आपकी शुरू होगी कहानी, जैसे उत्तर विशाल गंगा का मैदान, ठीक है ना। ये कहानी की भांति आप पढ़ेंगे, केवल यहीं तक कठिनाई है। इसको जिसने मजबूत कर लिया उसका भूगोल हो गया, ठीक है ना। यही आपका मेन जड़ है। इसी को जिसने पकड़ा जबरदस्त, उसी ने जो भूगोल पे कब्जा किया, ठीक है ना। और इसके बाद जब आपका आएगा विशाल गंगा का मैदान, वहाँ पे केवल और केवल आपको हम एरिया बताते जाएंगे और ये एरिया जो है आप अपने एरिया से कंपेयर करते जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो कहानी हम आपको बताएंगे वो कहानी आप जो है अपने एरिया से कंपेयर करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा फिगर जो है बनता चला जाएगा। और यहाँ से विशाल गंगा मैदान से आपका टॉपिक आपको आसान लगेगा। केवल यहीं तक आपकी कठिनाई है और इसके बाद कठिनाई नहीं है, ठीक है ना। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आप जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 75 जिले के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जान रहे हैं, आप जो है राजस्थान के बारे में जान रहे हैं, आप इलाहाबाद के बारे में जान रहे हैं, आप गंगा नदी यमुना वहाँ पे जान रहे हैं, आप पटना को जान रहे हैं। यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इसी पे हम चर्चा करेंगे, और जब इस चैप्टर को समाप्त करेंगे तो आप देखेंगे यही सब आपको मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा बोरिंग है, आप मानसून पढ़ेंगे आपको मैप की ज़रूरत है नहीं, आप मिट्टी पढ़ेंगे आपको जो है उतना ज़्यादा मैप की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको समझना है, आपको बताना है। आप वैसे जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप मानसून, मिट्टी और वनस्पति इतना स्टैंडर्ड से आप पकड़ेंगे कि हमें तो नहीं लगता कि इतना जो है अभ्यास किसी को करना पड़ेगा पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप मिट्टी से भी जुड़े हैं, आप किसान से भी जुड़े हैं और आप जो है भली भांति रूप से वनस्पतियों से परिचित हैं। इसलिए ये 3 चैप्टर आप जो है एकदम बिना कहे बिना देखे आप एकदम जबरदस्त पकड़ेंगे, ये गारंटी है। और यहीं तक आपका जो कठिनाई थी वो यहीं तक था और इसके बाद कठिनाई नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा हाँ ये है घाटियाँ और दर्रे, ये जब लिखाएंगे तो इसमें लगेगा, लेकिन अफवाह तंत्र के बारे में कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। आप क्या गंगा के बारे में नहीं पढ़े हैं? आप ब्रह्मपुत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन वही जो कंटेंट है वो मेन कंटेंट हम देंगे, और मेन कंटेंट आपको कैसे समझना वही हमें बताना है। बाकी सब तो आप किताब से पढ़ते ही हैं। देखिए होता क्या है, किताब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और क्लास में आते हैं केवल और व्यवहारिक ज्ञान सीखने के लिए। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये आपकी किताबें में मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे थक गए हैं, आपको समझना है कि आगे कैसे हमें मिले कुछ, तो वही व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए आप क्लास में आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? मध्य हिमालय लिख लिए ना? हाँ हेडिंग है, लिखिए यह महान हिमालय के समानांतर पीर पंजाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पीर पंजाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तक है। मीटर है। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अभी हमने चर्चा की थी, तो पहला हो जाएगा आपका क्या?
पहला लिखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल। दूसरा पीर पंजाल के नीचे धौलाधर, तीसरा महाभारत, महाभारत की श्रेणी है ना। आप लोग हंस देते हैं ना तो हमें लगता है कि हम कुछ इधर उधर की सब लाके बोल दिए। महाभारत श्रेणी है ना, महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी। फिर आगे लिखिए इसके पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत श्रेणी। इसके ऊपरी भाग में नीचे से लिखिएगा इसके ऊपरी भाग में चीड़ देवदार, चीड़, हाँ चीड़ देवदार जैसे कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद आप लिखिए शिवालिक हिमालय, लास्ट है ये जो है। इसी के बाद हिमालय का जो भौगोलिक आधार है वो खत्म हो जाएगा और यहीं से आपका स्टार्ट होगा प्रादेशिक विवरण। ये आप जानते हैं, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय हो गया ना। अब इसमें लिखिए यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में पोटवार बेसिन। तो पोटवार बेसिन आपका कहाँ है? उत्तर पश्चिम में पोटवार बेसिन। पोटवार बेसिन कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है ना। पोटवार बेसिन से लेकर सिक्किम तक है। उत्तर पश्चिम में पोटवार बेसिन से लेकर सिक्किम तक है। शिवालिक हिमालय की प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी है? पहला लिखिए डाफला। डाफला वो थोड़ा वो खोलिए मैप जो है, मैप पलटिए जहाँ पे और आगे खोलिए, आगे आगे खोलते जाइए नहीं इधर ये प्लेट इसमें देखिए, दीजिए हमें, लिख लीजिए जो है डाफला, मिरी, कामा, अबोर, 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 मिस्मी, 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 नहीं लिख पाया है? हो गया ना। मिस्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय नवीन चट्टानों से निर्मित होने के कारण
इसका विस्तार सिक्किम तक है, तो ये सब पहाड़ियाँ तो अरुणाचल प्रदेश में है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश तक है। तो लेकिन इसका विस्तार तो आपने बताया सिक्किम तक है। सिक्किम तक है, राजस्थान से। क्योंकि एक बार देख लें। हाँ। यहाँ पे देखिए लिखा है शिवालिक श्रेणियों को डाफला, मिरी, अबोहर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो ये आपकी हो गई मिरी, अबोर, मिसमी और इसके बाद डाफला, ये जो पहाड़ियां हैं ये शिवालिक श्रेणी की हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो विस्तार है वो सिक्किम तक है, लेकिन ये पहाड़ियां आपको मिलती कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये पहाड़ियां किसकी पार्ट हैं? शिवालिक श्रेणी की, ठीक है ना। ये पार्ट है शिवालिक की, लेकिन बता रहा है कि शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार आपका जो पोटवार बेसिन से लेकर सिक्किम तक है। लेकिन ये जो पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं ये पार्ट मानी जाएंगी किसकी? शिवालिक श्रेणी की, ठीक है ना। ये अलग है कि नहीं अलग है? देखिए आपका जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है भूटान आता है। लेकिन अगर इन पहाड़ियों की बात करें कि ये किसके पार्ट हैं तो आपके शिवालिक श्रेणी के हो गए, ठीक है ना। तो ये बहरहाल आपका जो क्वेश्चन माना जाएगा कि ये किसके पार्ट मानी जाती है, तो ये शिवालिक श्रेणी आ जाएगा। ये कमीशन ने भी माना इसको, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है मृदा अपरदन अधिक होता है, यहाँ तक लिख लिया है। शिवालिक हिमालय नवी चट्टानों से निर्मित होने के कारण नवीन चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पर मृदा अपरदन अधिक होता है। अब इसके बाद हम प्रादेशिक विवरण देखेंगे। प्रादेशिक विवरण यानी कौन कौन से राज्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उस राज्य को हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप प्रादेशिक विवरण में आप देखेंगे 4 प्रकार के हिमालय आते हैं। अगर हम भौगोलिक आधार पर हिमालय को बांटना चाहेंगे तो भौगोलिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? केवल और केवल 3 भागों में। और प्रादेशिक के आधार पर हिमालय को बांटने की बात आएगी तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन सी हैं? वो आता है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। यही तो प्रादेशिक विवरण है। तो प्रादेशिक विवरण पर हिमालय के 4 पार्ट हो गए और भौगोलिक आधार पर हिमालय के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। अब हमें ये जानना जरूरी होता है कि पंजाब हिमालय प्रादेशिक स्तर पर कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है। पंजाब हिमालय, देखिए एक चीज और बता दें, आप लोग कभी भी पढ़ते वक्त ये मत सोचिए कि नहीं आज सर जी बता रहे हैं तो आज हमें याद हो जाना चाहिए या कल याद हो जाना चाहिए, परसों याद हो जाना चाहिए। ये सोचकर आप कभी भी जो है ये सोचकर आप कभी पढ़ने का कोशिश मत किया करिए। क्योंकि भैया देखिए ये विषय बहरहाल जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो उस टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है आपसे जो है आप 2-4 दिन में सीखने की बात करें, वो 2-4 साल लग गया उसको सीखने में, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आपको जो है 8-9 महीने कोई भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक 8 महीने का समय नहीं देंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा जाता है। पहले आप कंपटीशन का प्रिपेयर करने के लिए आपको 8 महीने का समय देना पड़ेगा। और देखिए दूसरा चीज क्या होता है, कौन सी बुक हम प्रकाशन हल कर रहे हैं वो प्रकाशन भी आपको समझने में समय लगता है, ठीक है ना। इसके लिए आपसे हम यही कहेंगे, अगर आप बुक ले रहे हैं, जैसे आपका पेट का एग्जाम आने वाला है
तो पेट का अगर एग्जाम आ रहा है तो सबसे बड़ी चीज जो है वो आप अंसाल पेपर ले लीजिएगा। अंसाल पेपर लीजिए, बेहिचक अंसाल को आप सॉल्व करते रहिए। जो पढ़ रहे हैं बेहिचक पढ़िए और बेहिचक आप जो है अंसाल हल करिए। दो चीज आप करिएगा, जब आप पेट का एग्जाम देने जाएंगे इतना आपको गारंटी दे रहे हैं, वहां जो 5 क्लास की जो मैथ होती है ना वो भी पूछी जाएगी आपसे, गारंटी दे रहे हैं। यानी आप 10 क्लास के ऊपर वाली मैथ को आप देखेंगे नहीं, केवल आपका वो जो सारणी जो है छोड़ के आप देखेंगे जितने भी सवाल आ रहे हैं वो 10 क्लास के नीचे से आ रहे हैं और सारे सवाल जो आपकी एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। और जब आप बाद में एग्जाम देकर निकलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार यही तो हम कर लिए होते, लेकिन अगर ये दिमाग में पहले आया होता तो। ठीक है ना, आपका पेपर में कभी कठिन पूछा ही नहीं जाता। वास्तव में आप लोगों ने या आप में से कोई अगर पहली बार पेट दिया हो या दूसरी बार दिया हो तो वो बखूबी तरीके से समझ गया होगा, क्योंकि पेट में कभी भी आपका देखेंगे तो कभी जो है कठिन क्वेश्चन उठाया नहीं। और यही आपका टेट वाले में भी होता है। जब पहली बार हम लोग टेट का एग्जाम देने जा रहे थे तो हमें लगा कि हम लोग सिविल की तैयारी किए हैं, क्या करेंगे टेट में, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन गारंटी दे रहे हैं कि जब हम लोग इसका पेपर देने गए, जिस दिन पेपर था हम लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग जो है इतना स्कोर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का लगन किस पे था, सिविल पे था। ठीक है ना, तो जैसे हम लोगों गए जो है टेट का एग्जाम देने, जैसे पेपर हाथ में आया तो हमें लगा कि इसी तरीके से जो है ये टेट में पूछता है, तो हम लोगों ने पेपर दिया जो है, उसमें जो आपका 130 आ भी गया जो है। और उसके बाद इतना ध्यान दीजिएगा, पेट वाला जो प्रीवियस पेपर है उसको आप उठा के देख लीजिए। ठीक है ना, अगर पूछा गया इतिहास, अगर क्वेश्चन पूछता है, भूगोल से क्वेश्चन पूछता है, बड़ा नॉर्मल पूछेगा, बहुत ही नॉर्मल पूछेगा। हिंदी से क्वेश्चन आपका कितना आता है, हिंदी से कितना आता है, 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और हिंदी से जब 10 क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10 ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपके चैप्टर भी सम्मिलित होंगे। केवल और उन चैप्टर को आप जो है एक नजर सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हिंदी में तद्भव तत्सम बड़ा कठिन है याद करना, पर्यायवाची शब्द है बड़ा कठिन होता है याद करना, होता है ना। तो ये सब जो है याद करने के जो इसके तरीके हैं वो एक श्रृंखला में निहित है। अगर एक श्रृंखला से चलेंगे तो जैसे आप तत्सम तद्भव याद कर लेते हैं वैसे आप पर्यायवाची शब्द भी समझ सकते हैं। मायने रखता है आपका अर्थ, मीनिंग। अगर आप मीनिंग समझ रहे हैं तो आप दोनों पकड़ सकते हैं, अगर मीनिंग नहीं आ रहा तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसमें एक जो है आपकी किताब आती है उसको देख लीजिएगा, अगर किसी के पास है, ये वासुदेव करके हैं, इनकी किताब आती है, इसमें आपको ट्रिक मिल जाएंगे। और जो इसमें पर्यायवाची शब्द दिया गया उसी पर्यायवाची शब्द को आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिया नहीं गया है पर्यायवाची शब्द, ये आप देख लीजिएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी की जो हाई स्कूल या इंटर की जो एनसीईआरटी व्याकरण है उसमें जो पर्यायवाची शब्द वही आप दिमाग में रख लीजिए। और अगर इससे बाहर एनसीईआरटी से बाहर अगर पर्यायवाची शब्द पूछ दे तो आके कहना, कभी ऐसा होगा ही नहीं, वो उससे बाहर पूछ दे। दूसरा चीज ये है कि आपको जानना ये बेहद जरूरी होता है कि हमारे जो भूगोल में पढ़ाए गए हैं ये अब हम प्रादेशिक विवरण को पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पंजाब हिमालय के बारे में मालूम है, सिंधु के बारे में मालूम है, और सतलज के बारे में मालूम है, और काली नदी के भी बारे में मालूम है कि काली नदी कहाँ से निकलती है और किस राज्य से होते हुए जाती है। इसके बाद आप सतलज को देखेंगे, सतलज किस प्रदेश में प्रवेश करती है ये भी है। इसके बाद आप तीस्ता देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आप देखेंगे, यही ब्रह्मपुत्र है जो ऊंचाई से नदी ढलान की तरफ चली जाती है, और यही ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में किसका निर्माण करती है, बताइए। उत्तर पूर्वी राज्य में ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किस द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेट के तरह से देखा जाए तो ये आपके बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस द्वीप का निर्माण करती है, तो माजुली द्वीप होता है।
और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है ना, तो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए एक चीज और बता दें, जब तक आप सिलेबस पहले से नहीं पढ़ कर आएंगे तब तक कोई इंटरेस्ट जगने वाला नहीं है। यानी टीचर के पढ़ाने के पहले आप खुद पढ़ लीजिए, टीचर के पढ़ाने के पहले आप खुद पढ़ लीजिए। आपके पास जो है तमाम बुक होंगी, ठीक है ना, ये मत सोचिए कि बुक नहीं है। आपके पास लूसेंट भी होगा, लूसेंट है उत्तर पूर्वी प्रदेश अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं वो सीक्वेंस उसमें मिल जाएगा। थोड़ा हाँ ये होगा कि लूसेंट का 60 दिया रहेगा और हमारे क्या थोड़ा सा हम जो है लांग चलेंगे, यही अंतर होगा। बाकी आपका सीक्वेंस जो हम बता रहे हैं यही सीक्वेंस आपका मिलेगा। उसमें भी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया और प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया। वहाँ भी बांटा हो गया और यहाँ भी बांटा गया है। तो इतना हम जरूर कहेंगे, अगर कोई चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर के पढ़ाने से पहले आप एक बार चैप्टर देख लीजिए, और नहीं अगर समय निकाल पा रहे हैं तो आप 10 मिनट निकाल लीजिए और 10 मिनट निकाल लीजिए और एक बार आप मैथ का वही जो दिमाग में ला लीजिए। बस उसके बाद आप छोड़ दीजिए जो है, केवल और केवल हर एक विषय को आप 10-10 मिनट अगर रिवीजन करके आ रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि आप 2-3 महीने जाते जाते आप इसको जो है 90% न कवर कर पाए। यानी आप 2-3 महीने जाते जाते 90% कवर ही कर लेंगे। थोड़ी सी क्या होती है आपके दिमाग में बोझ बन जाता है कि सर अगर बता रहे हैं तो हमें जो है आ जाए तुरंत। अरे भाई जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमें खड़ा होने के लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। क्यों भाई? 9 महीने इंतजार करते हैं ना, तब उसके बाद खड़ा होते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद जब 12 महीने बीतता है तो हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। होता ही नहीं होता? अभी तो हम कंपटीशन में प्रवेश किए हैं और हम जब कंपटीशन में प्रवेश किए अभी 1 महीना भी नहीं बीता तब तक कैसे तुरंत आ जाएगा? जो आ जाएगा तुरंत नहीं आ पाएगा भाई, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ये बताओ जब हमने 12 महीने इंतजार किया चलने के लिए तो यहाँ पे भी 1 साल आप दीजिए, और जब आप 1 साल देंगे तब समझ में आएगा चलना कैसे है। यही तो होता है ना, बच्चा पहले इंतजार करता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं हमें कैसे चलना है। अब ये बताइए 1 से 12 तक कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है क्या तुरंत जो है इंटर की मैथ पढ़ना शुरू कर देता है? अगर कोई बच्चा 1 क्लास से लेकर 11 क्लास तक ना करे और डायरेक्ट इंटर में चला जाए और क्या इंटर की मैथ लगाना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। अगर 1 से लेकर 12 तक की अगर मैथ वो पढ़ रहा है तभी वो इंटर की मैथ हल कर सकता है, और नहीं अगर हल कर रहा है तो तुरंत ही नहीं हल कर सकता। ये चीजें ये आपको बहुत जरूरी है, ये दिमाग में रखना। बाकी आपके दिमाग में केवल और केवल सकारात्मक बात होनी चाहिए। हमें ये नहीं आ सकता ये आप अपने दिमाग में मत पालिए। आप क्या नहीं कर सकते हैं? अब दुनिया के जो है आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप IAS भी बन सकते हैं, आप PCS बन सकते हैं। केवल आप अपने अंदर ये रखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। यही नकारात्मक जब बात अपने अंदर रखेंगे, वही नकारात्मक बात जब आप किसी के सामने प्रस्तुत होंगे, जब वो कुछ कहेगा तो यही आपकी नकारात्मक बात आपको याद आएगी। जब आपको याद आती है तो आपको घबराहट पैदा होने लगता है, अरे यार ये हो पाएगा नहीं। अरे यार हो चाहे ना हो, हम वो कह रहे भैया तुम 0/लड्डू हो, हैं 0 हो, कहो हाँ हम 0 हैं भैया, हम 0 से हीरो बनेंगे। क्यों बाबू? यही तो होता है ना, हम 0 पा गए ठीक है हमें मंजूर है यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? न तो खर्चा न तो पानी आप दे ही नहीं पाएंगे, सारे खर्चा पानी देने वाले हमारे माता पिता हैं, तो हम 0 पा गए तो 0 लेकर रहेंगे, उसी में हम खुश हैं। आपको जितना मिला उसी में आप खुश रहिए। अगर आप ये सोचेंगे नहीं हम ये और बढ़ के लेकर और चलें तो ये बड़ा मुश्किल है, तब वहीं पे आपको जो है नकारात्मक बात दौड़ाना चाहेगी। एक साइको पढ़े हैं ना आप लोग, मनोविज्ञान पढ़े नहीं पढ़े हैं? मनोविज्ञान नहीं पढ़े हैं?